हाय, वेलकम टू विद्यालंकार। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के बारे में। अप्लाइड मैथ्स 1 और 2 से ये कैसे डिफरेंट है, इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के बारे में आपने अपने सीनियर से सुना होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्लियर करने के लिए, वास्ट है। इट्स ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि इसके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए देन इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अब बेसिक में क्या कवर होना चाहिए? अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और 2 में आपने जो कांसेप्ट्स पढ़े थे आपको वो पता होने चाहिए, वो भी नॉट इन डेप्थ। जितना जरूरत होगा वो हम लोग अपने सेशंस में कवर करने ही वाले हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर दैट, दैट इज trigonometry, derivative and integration. I'll just write those notations. So trigonometry, derivative और integration अगर आपने ये अच्छे से कर लिया है, इसके फॉर्मूले आपको पता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला मालूम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसको अप्लाई कहाँ पे कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो कर लिया देन इट इज गोइंग टू बी इजी टू क्रैक मैथ्स 3 एग्जाम। दूसरा मैथ्स 3 में प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ब्रांच वाइज एज वेल। 3 टॉपिक्स है जो सारे ब्रांचेस को कॉमन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो आपके ब्रांच वाइज होने वाले हैं। सो इफ यू बिलोंग टू आईटी ब्रांच, योर दोस टॉपिक्स for you is going to be completely different than EXTC का है। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब ऐसा है क्यों? बिकॉज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट्स आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स होने वाले। फर्स्ट ईयर में कैसा था कि ये सारे ब्रांचेस को एक ही सब्जेक्ट्स रहते थे, कॉमन सिलेबस हुआ करता था। तो अप्लाइड मैथ्स 3 में ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। बट अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के कोई भी ब्रांच का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो 70% कॉमन होने वाला है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज गोइंग टू बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फूरियर सीरीज। अभी रीसेंट सिलेबस ड्राफ्ट के हिसाब से आई कैन से 65 टू 70% ये 3 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो चलो अभी ये 3 टॉपिक्स के लिए भी मैंने पहले ये क्यों बोला वो डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आगे ये सेशन में हम लोग सारे फॉर्मूले कवर नहीं करने वाले। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले यूज में आएंगे व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन मैथ्स 3, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to cover those concepts while covering these chapters. जब ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है उसमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले कवर नहीं किया है, सो विल कवर देयर। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला, आई एम वेरी श्योर मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद सोच रहे होंगे कि पहला फॉर्मूला क्या है। एक ही फॉर्मूला जो हमेशा सबके दिमाग में आता है और वो है sin square theta plus cos square theta equals to 1. Now sin square theta plus cos square theta equal to 1, ये फॉर्मूला लगभग सबको पता होगा और ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था। अब ये फॉर्मूले के बाद एक और आइडेंटिटी थी, अब हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा आइडेंटिटी क्या था? sec square theta. Now sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. बट एक प्रॉब्लम है, अभी सपोज एग्जाम में व्हाइल सपोज यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला और आपको एक डाउट आ जाता है कि ये sec square theta equal to 1 plus tan square है या 1 minus tan square है। ये काफी बार एक डाउट आता है बिकॉज ऐसा ही फॉर्मूला आप हाइपरबोलिक फंक्शन में भी देखोगे, वहां पे प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कंफ्यूजन। सो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये देखो, यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, बट फॉर्मूले को यूज कब करना है और अगर फॉर्मूला आप भूल भी जाते हो तो उसको रिट्रीव कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। So if I consider this formula sin square theta plus cos square theta equal to 1, as we know in trigonometry there are only two things, sin and cos, जिससे बाकी रेशियोज भी बनते हैं। तो इसमें से मैं एक रेशियो को डिवाइड कर देता हूँ। चलो cos square theta को डिवाइड करते हैं। Suppose I divide this equation by cos square, it's going to be sin square by cos square tan square theta plus
cos square divided by cos square is going to be 1, and 1 divided by cos square. 1 by cos is sec, so 1 by cos square is going to be sec square. See, even if you get confused in exam कि ये वाला प्लस आएगा या नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद है, बस इसी पे डिवाइड करो और आ गया. Similarly, if I divide this equation by sin square theta, I'll get another equation, which is our third identity. Cosec square theta, if you divide this by sin square, you will get this 1 plus cot square theta. अब ये तीन एकदम बेसिक आइडेंटिटीज है ना, वेरी श्योर ये सबको पता है कि ये तीन आइडेंटिटीज क्या है, लेकिन अब इसका यूज कैसे आएगा व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है. एट टाइम्स जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके सामने आएगा 1. अब 1 को तो मैं 2/2 भी लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज 100 minus 99, बट वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, 1 को लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर. सो ये चीजें आपके दिमाग में होने चाहिए. फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसको कहां यूज करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले बोला आपको. अब देखते हैं कुछ मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले. which are going to be useful in maths 3, जिसमें अपना पहला फॉर्मूला आता है मल्टीपल एंगल sin 2 theta. वेरी श्योर आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. We call it half angle formula. क्यों इसे half angle formula बोलते हैं? Because see, this is 2 theta और यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है? theta. So जो भी एंगल यहाँ पर होने वाला है उसका हाफ करना है. So if you remember this formula and you come across sin 100 theta, तो ये नहीं कि इसके लिए कोई नया फॉर्मूला होगा, अलग कुछ सोचना है. नो, sin 100 theta will be what? 2 sin 50 theta cos 50 theta because it is half of 100. So बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है. चलो, अगर sin 2 theta का फॉर्मूला है तो डेफिनेटली cos 2 theta का भी फॉर्मूला होगा, और cos 2 theta का फॉर्मूला है cos square theta minus sin square theta. और यहाँ पर कंफ्यूजन अगर आपको आता है कि ये प्लस होगा या नहीं, वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज cos square प्लस sin square अगर हुआ then it is going to be 1. So definitely it is cos square minus sin square. Now this is also called half angle formula. Why? 2 theta है, यहाँ पे theta हो गया. इसके साथ साथ और भी फॉर्मूले हैं. We can also write it as 1 minus 2 sin square theta. This is also equivalent to cos square theta minus 1. अब ये दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूले कहां से हैं? फॉर्मूला एक और भी है tan के टर्म्स में, बट वो M3 में ज्यादा यूज नहीं आने वाला है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. 1 minus 2 sin square 2 cos square minus 1, ये भी आया है इसी से. See, in this, if you simply replace sin square by 1 minus cos square and substitute it over here, you will get this particular formula. Similarly, अगर आपने sin square अलग किया, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. Now ये तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं, यही मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ. इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कौन सा यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसी से अगर मैं चाहूँ तो एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ. अगेन M3 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, अभी ध्यान दीजिएगा. cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. इसी में से minus 1 को लेफ्ट में लिख रहा हूँ, so it's going to be plus 1 over here, 1 plus cos 2 theta. तो यहाँ बचेगा 2 cos square, that cos square right over here, और मैंने वो 2 से डिवाइड कर दिया. ये बन गया आपका एक नया फॉर्मूला. cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. मैंने पहले ही बोल दिया ये M3 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, और ये आपको दिखाई भी देगा when we start solving problems of first chapter itself, Laplace transform. In fact, first question में ही आपको ये पता चलने वाला है. चलिए, cos square theta का फॉर्मूला अगर 1 plus cos 2 theta upon 2 है, तो sin square theta का भी होना चाहिए, and obviously you can get the formula from this only. वो जैसे मैंने यहाँ पे किया था वैसे ही करना है. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला, it is 1 minus cos 2 theta divided by 2.
इसे हम लोग बोलेंगे डबल एंगल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो 2 थीटा हो गया। सो सपोज somebody says cos square 2t, it's going to be 1 plus cos 4t divided by 2। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज हम लोग क्यों करने वाले हैं? बिकॉज यहाँ पर पावर है और ये विदाउट पावर का टर्म है। सो साइन और कॉस को हैंडल करना ज्यादा इजी है रादर देन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। सिमिलरली अगर पावर क्यूब में आ जाता है then also I need formula, so I'll write a formula which you remember, then I'll give you formula for sin cube theta। अब sin 3 theta क्या होता है? sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta। now ये भी एक फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल की कैटेगरी में आ रहा है बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये है। अब इसी से मैं चाहूं तो sin क्यूब का एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। सी आई कैन टेक -4 sin क्यूब इन लेफ्ट हैंड साइड, से हो जाएगा +4 sin क्यूब थीटा। ये वाला टर्म मैं यही रहने देता हूँ, दैट इज 3 sin थीटा, और ये sin थीटा को वहां निकल जाते हैं। अब ये 4 यहाँ पर लेफ्ट में, उसको डिवाइड कर देते हैं। सो आई हैव अ न्यू फॉर्मूला, sin क्यूब थीटा इज 3 sin थीटा minus sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो ऑब्वियसली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वहां से आप cos क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हो। नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, तो देखो sin स्क्वायर के लिए भी आपका जो फॉर्मूला आया उसमें पावर नहीं है, और यहाँ sin क्यूब के लिए भी जो फॉर्मूला है उसमें कोई पावर नहीं है। ये पावर क्यों नहीं है, इसका फायदा क्या है, ये इनफैक्ट आज ही आपको पता चलेगा जब मैं M3 का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, अगर sin क्यूब का sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आई होप sin 4 थीटा के लिए बनना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, if I give you formula for sin 4 theta, you will think of sin 5 theta as well, then sin 6 theta, sin 7 theta, और ये एंडलेस हो जाएगा। so इसका भी फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। सी sin 2 थीटा क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है? एंगल का आधा करना। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको फॉर्मूला सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी काफी है, और उसके बाद कोई मल्टीपल एंगल आता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली अप्लाई दीस फॉर्मूले। सो एंगल अगर 4 थीटा है उसका आधा कर दो। अब आगे चाहिए तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके एंड cos 2 थीटा एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला है जरूरी, बट यूज कैसे करना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने को जो काम आने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैथ्स 1 मैथ्स 2 में भी काफी यूजफुल था वो फॉर्मूला। sin a plus b। what is sin a plus b? sin a cos b plus cos a sin b। वेरी श्योर आपको ये याद ही होगा, नहीं याद होगा तो चलो याद ही कर ही लेते हैं। साइन आया तो सिक को कोसी, साइन कॉस कॉस साइन विद द सेम साइन। सो इफ इट इज प्लस प्लस, सपोज यहां पर अगर माइनस आ जाता है तो इट्स गोइंग टू बी माइनस हो जाएगा। सो साइन a minus b का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू गेट cos a plus b, so cos a plus b इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी cos a cos b sin a sin b। so cos के लिए फॉर्मूला को c c। अब यहाँ पर कैसा था कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा इन केस ऑफ साइन, और इन केस ऑफ cos इट्स गोइंग टू बी उल्टा। सो इफ इट इज cos a plus b माइनस, यहाँ पर अगर माइनस हुआ cos a minus b प्लस। अब यही फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, we want to call it defactorization formula। so suppose you get sin a into cos b,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म यही है, साइन ए कॉस बी। इसके लिए फॉर्मूला ये है, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी अगर आया मल्टीप्लाइड है, ध्यान देना डीफैक्टराइजेशन इसे क्यों बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और यहाँ पे देखो वो टर्म्स को अलग किया गया, बीच में प्लस है। सो टू सेपरेट टर्म्स वेयर इट इज मल्टीप्लाइड। देखो आपको याद भी होगा अगर डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का हम लोग केस लेते हैं, so if you have to suppose integrate something in which two terms are multiplied, you will have to apply UV rule and that's where things become difficult. तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए या अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ट्रिग्नोमेट्री ने फॉर्मूला अपने को दिया है जिससे सेपरेट कर सकते हैं, and it will become easy for us to differentiate or integrate. sin a into cos b आया तो ये फॉर्मूला। Similarly, suppose you get cos a into sin b, then your formula will be half sin a plus b minus sin b minus b। सिंपल है, सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया है, खाली बीच में क्या है प्लस की जगह माइनस। तो sin a cos b का ये फॉर्मूला, cos a sin b का ये cos a sin b टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, यही फॉर्मूले को आप एक बार प्लस के साथ लिखो, फिर उसके नीचे एक बार माइनस के साथ लिखो। सो sin a plus b का एक फॉर्मूला, sin a minus b का एक फॉर्मूला, एंड सिंपली ऐड देम। अगर आप उसको ऐड करते हैं तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस। So if you add, this term will be there twice. That's why 2 times हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर। आपने फॉर्मूला एक्चुअली 11th 12th में या डिप्लोमा में जब आपने पढ़ा होगा वैसे ही पढ़ा होगा, 2 टाइम्स यहाँ पर था, वो 2 का टर्म मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें 2 और फॉर्मूले बनते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन cos a cos b। See, if two different terms are multiplied, sin into cos, cos into sin, तब आंसर में यहाँ पे sin आने वाला है। ये याद रखने के लिए बहुत आसान होगा आपको। अगर सेम टर्म्स आए, मतलब cos into cos आया या sin into sin आया, so sin is sin b, in this scenario आपके आंसर में cos आने वाला है। so यहाँ पर आएगा cos a plus b plus cos a minus b। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप गेस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सेम कॉपी पेस्ट करना है, बीच में माइनस होगा, जनरली यही हम सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये टर्म्स भी स्विच हो जाएंगे, इट्स गोना बी cos a minus b minus cos a plus b। so sin into sin का अगर टर्म है, फॉर्मूला इज गोना बी प्लस की जगह माइनस, बाकी सिर्फ सेम, सिर्फ माइनस b, a minus b का टर्म इधर, a plus b का टर्म। ये फॉर्मूले भी लाइक cos स्क्वायर थीटा का, जैसे मैंने आपको बोला था, ये फॉर्मूले भी अप्लाइड मैथ्स 3 में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। सो दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कवर हो चुके हैं, खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं, इसमें और भी फॉर्मूले हैं, बट एज आई हैव सेड, जब हमारा मैथ स्टार्ट होगा, व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जैसे जब भी कोई जो भी नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसको उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अलग व्हाइल नोटिंग दिस डाउन, आई मीन जब क्लास लेक्चर चल रहा होगा तो आप अपने मेन कंटेंट को तो नोट करोगे ही, साथ ही साथ अगर कोई मैं नया फॉर्मूला देता हूँ एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट ओवर हियर, सपोज व्हाइल आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो वो फॉर्मूले को भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना। So let's now discuss something about integration, और उसमें भी हम अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब बैच स्टार्ट होगा ऑब्वियसली वो बेसिक्स को कवर करने के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा उसे हम लोग अलग से कवर करेंगे। अभी फिलहाल जितना हमें जरूरत है हम लोग उतना देख लेते हैं एक बार। सो डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन में वो चीज डिस्कस करते हैं जो एंट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और वो है यूवी रूल। सपोज इफ यू गेट टू टर्म्स मल्टीप्लाई u into v and you have to integrate it, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं?
डिप्लोमा में और 11th 12th में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था पहले मैं वो लिखता हूँ। इनफैक्ट सेमेस्टर 1 2 में भी आपने मोस्टली ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन u by dx इंटीग्रल v dx ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, but in engineering applied mathematics 3 में we are not going to use this formula quite often। हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं that is going to be called generalized rule of UV। जनरलाइज्ड यूवी रूल क्या है, चलो वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला बोलता है u एज इट इज, u को वैसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन। जब भी मैं यहाँ पे सफिक्स लिखूंगा इट मींस दैट इज द नंबर ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट। सो सपोज आई राइट v2 इट मींस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, और डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे डैश से। सो u को वैसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस then u का डेरिवेटिव v का अगेन इंटीग्रेशन प्लस u का अगेन डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन। यही प्रोसेस आपको फॉलो करते जाना। अब ये प्रोसेस फॉलो कहां तक होगा, ये इंफिनिटी देख के तो और ज्यादा डर लग रहा है। ये तो अनएंडिंग टर्म हो गया, इतना सारा टर्म करने से अच्छा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट x square into e raised to x। अब ये इसको मैं जनरलाइज फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करने का ट्राई करना। मिनिमम 3 से 4 स्टेप आपको लगने वाले हैं और यहाँ पे ये जनरलाइज आपको एक स्टेप में आंसर देगा। लेट्स सी x square into e raised to x। सबसे पहले डिसाइड करेंगे u और v का ऑर्डर। आई होप ये सबको पता होगा, u और v का ऑर्डर डिसाइड होता है i लेट से। M3 में ये I और L फिलहाल आपके सामने नहीं आने वाला है, अगर वो आता है तो हम लोग उसे देखेंगे। ओके, सो ATE, A stands for algebraic, trigonometric, exponential। सो ATE उसमें से देखते हैं ये किसको बिलोंग करता है। सी x square is obviously algebraic term and this is obviously exponential term। so algebraic और exponential में यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं कौन सा पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है। that means this is going to be u, this is going to be v। so u into v रूल क्या बोलते हैं, u को वैसे ही रखो। so let's keep x square as it is। v का इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x माइनस अब पहले टर्म का डेरिवेटिव दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन। so x square का डेरिवेटिव 2x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस अब 2x का डेरिवेटिव 2, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, then again derivative of 2 it's going to be 0। देखो एक लाइन का आंसर आ गया। so आपको करना क्या है, u as it is, v का इंटीग्रेशन, then फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। यही प्रोसेस फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन एंड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक ऐसा टाइम आता है जहां पर इसका डेरिवेटिव आप करने जाओगे तो वो 0 हो जाएगा। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2, 2 का 0। अब सपोज आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनफैक्ट आप ये ट्राई जरूर करना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाला है, du by dx, u का डेरिवेटिव। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 2x, 2 कांस्टेंट जाएगा, x बचेगा, v का इंटीग्रेशन e raised to x होने वाला है। तो यहाँ पर वापस से uv रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर इससे सॉल्व करना है तो 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगने वाले हैं। सपोज यहाँ पर पावर में x क्यूब कर देता हूँ, x क्यूब उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर फिर 6x फिर 6 फिर 0, एक टर्म यहाँ पे बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे एक पूरा स्टेप बढ़ जाएगा बिकॉज़ x क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ 3x स्क्वायर अगेन uv रूल, फिर x स्क्वायर का 2x अगेन uv रूल। सो आपको uv रूल बार-बार अप्लाई करना पड़ेगा। सो इन M3 we are going to use mostly this formula, generalized uv rule। चलो देखते हैं एक और एग्जांपल कि ये जनरलाइज्ड रूल सच में अच्छा है या कहीं-कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ e raised to ax into sin bx where a and b are obviously constants। so
अगर मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं इंटीग्रेशन में तो क्या प्रॉब्लम आता है? एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक पहले कौन आ रहा है? एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल हो गया u, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का जा रहा है ये u ये भी। अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ये वाला तो छोड़ ही दिया हमने, चलो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, ये वाला देखते हैं u into v1 मतलब u as it is v का इंटीग्रेशन, u का सब्स्टिट्यूशन करता हूं ऐसे ही। अब इसका इंटीग्रेशन e raised to ax का इंटीग्रेशन c, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, और अगर e raised to ax आया तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ये भी काफी बार हम लोग करने वाले हैं तो आपको पता भी होगा शायद। तो u as it is रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस अब पहले टर्म का डेरिवेटिव दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव करते जाना है इसका इंटीग्रेशन करते जाना है, और यहीं पे हम लोग फंसने वाले हैं। आप सोचिए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसे अगर मैं करते जाऊं तो डेरिवेटिव तो कभी एंड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है, और वो ड्रॉबैक क्या है? u का टर्म ऐसा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव एंड हो जाए। सो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। सो व्हाट टू डू? उसके लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है, और ऑब्वियसली वो फॉर्मूला आया यहीं से, डिराइव इसी से हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट इन एग्जाम, वी आर गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली। और वो फॉर्मूला है e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं तो इनफैक्ट बोलना चाहूंगा एक जो टॉपिक की मैंने बात की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहला टॉपिक, उसके बाद फूरियर सीरीज, इन फूरियर सीरीज अगेन यूवी रूल और ये बहुत यूज होने वाला है। इनफैक्ट एक और फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे फिलहाल मेंशन नहीं करूंगा, तो मैच में ऑब्वियसली भी देखेंगे। अगर e raised to x into cos bx आ जाता है देन व्हाट? तो e raised to ax into cos bx अगर आता है छोटा सा यहाँ पे चेंज होगा, इनफैक्ट बता भी देता हूँ, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और कुछ टर्म्स की शफलिंग होगी, तो आप सोचिए क्या होगा, या इसे डिराइव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो ये फॉर्मूले यूज में फूरियर सीरीज की जो मैं बात कर रहा था, फूरियर सीरीज में ये हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप में होने वाला है। इनफैक्ट वो टॉपिक को हम लोग यूवी रूल बोल सकते हैं, वो टॉपिक ही ऐसा है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। विल सी दैट इन अ मैथ्स क्लास। चलो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज शेयर किया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, ये मैंने बहुत कम फॉर्मूले अभी आपसे शेयर किए, ऐसे ही बहुत सारे और फॉर्मूले आने वाले हैं, और वो फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी फॉर्मूला जब भी जहां भी जैसे भी यूज आएगा विल डिस्कस दैट। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ वो सबसे फास्ट भी है, जो टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोक्सीमेटली आपके सिलेबस का 20 से 25% अप्रोक्सीमेटली कवर करने वाला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इफ यू हियर दिस नेम, थोड़ा तो मैथ्स का ऐसा फीलिंग आता है, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पता चलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सुन के ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, तो वही मैं आपको बोलना चाहता था स्टार्ट में, ये जो भी आप पढ़ने वाले हो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में, इट्स गोइंग टू बी सम और द अदर वे यूज्ड इन योर अदर सब्जेक्ट्स, कोर ब्रांच सब्जेक्ट्स। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कांसेप्ट स्पेसिफिकली आप में से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्सटीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, आपको लगभग कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट्स में ये वापस आने वाला है। इनफैक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें ये कांसेप्ट आने वाला है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दीस पर्टिकुलर ब्रांचेस। ये कांसेप्ट है क्या इसके अंदर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है anything from time domain can be converted into another domain। ऐसे एक डोमेन उठा लिया, S डोमेन, यहाँ T मतलब टाइम है, S का कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाओ आप क्या है वो, बस ऐसे ही कन्वर्ट करना है। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों?
टाइम पास के लिए टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सी इन इंजीनियरिंग एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ यू कंसीडर लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ करंट का, V is equal to IR, ओम्स लॉ, ये सबको पता है ना। इसमें ये I करंट क्या है, करंट इज नथिंग बट dq by dt, rate of change of charge। what is this t, time। अब आप सोचिए छोटा सा अगर मैं सर्किट बनाऊं उसमें भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही करंट का इवैल्यूएशन हो रहा है और चार्ज इवैल्यूएशन, सिमिलरली उसके हिसाब से वोल्टेज का भी इवैल्यूएशन। सो ऑब्वियसली टाइम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ऑटो सिविल प्रोडक्शन की बात करूं तो चलो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। सो टाइम बिकम्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। और यही इसका प्रॉब्लम भी आता है, अगर टाइम पे इतनी डिपेंडेंसी है तो इसके इक्वेशंस भी डिफिकल्ट होते होंगे सॉल्व करने को। और ऐसा है, आप में से जिन्होंने भी मैथ्स 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट पढ़ा है, और इनफैक्ट तो डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट कवर भी हुआ था। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा कितने डिफिकल्ट इक्वेशंस बनते थे एक्स के टाइप के, mdx + ndy = 0। वहां पर अगर मैं dx की जगह dt कर दूं, जैसा कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है, एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू t, सो उसको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इट्स गोइंग टू मेक इट इजी। सो एनीथिंग इफ यू हैव इन टाइम डोमेन एंड यू फील इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, कन्वर्ट इट टू s। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। s में कन्वर्ट करने के बाद इट विल बिकम एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, और आपको एक ऑप्शन दूं इंटीग्रेशन का इक्वेशन सॉल्व करने का, आप क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली यू विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट इंटीग्रेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, फास्ट हो जाएगा। 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, इट्स क्वाइट इजी। सो अलजेब्रिक इक्वेशंस थोड़ा इजी होता है हैंडल करने को, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया। ये हमेशा टाइम का कैसा भी इक्वेशन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा s में कन्वर्ट करेगा, और वो s का जो कन्वर्जन होगा वो हमेशा अलजेब्रिक होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी इजी टू हैंडल। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर ये सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में, सो मशीन हैज एन इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली योर आउटपुट हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर मैंने t से s में कन्वर्जन किया है आपको आसान बनाने के लिए, and it's done, we must know a way to convert it back. That's going to be inverse Laplace transform. So जब हम लोग t से s में जाएंगे, that will be Laplace, and when we go from s to t, it will be Laplace inverse. Alright? अब मैं आपको क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे वो भी बता देता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मेन दो ही सेक्शन है, t से s जाने का, s से t जाने का। So when I want you to take Laplace transform, I'll give you an equation or something in t. When I want you to take Laplace inverse, I'll give you something in s. t में अगर कोई चीज दिया है तो we will call it f of t। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन बता रहा हूँ मैं। जो भी t में फंक्शन रहेगा हम लोग उसको f of t बोलेंगे, और जो s में आंसर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे phi of s। This is strictly notation, nothing else। आप इसको phi of s को f of s भी लिख सकते हो, कैपिटल F लिखते हैं जस्ट ऐसा नोटेशन डिफाइन करने के लिए। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स CHT से आप सबके ब्रांचेस को ये बाद में समझ आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स डोमेन का एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है इसके पीछे। एस के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। ब्रांच वाइज है वो कांसेप्ट, इसलिए मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम t to s। कन्वर्जन होता है, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, लेकिन कैसे होता है? For that we need to see its definition. Definition क्या है? अगर आपको कुछ भी जो t में है, कोई भी फंक्शन, उसको s में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Laplace of f of t। तो जब भी हम लोग लाप्लास लेंगे, taking Laplace on both the sides, this is how we are going to write it. Laplace of any function of t is actually integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। देखो, अब ये पहला टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका पहला डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, पहला फॉर्मूला। यू सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज।
एक तो इंटीग्रेशन है विद इंफिनिटी, उस पे भी ऊपर e रेज टू माइनस एस टी आ गया, t है ये आपको e रेज टू माइनस एस टी इनटू फंक्शन f ऑफ t। सो जिसका भी लाप्लास लेना है, जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन को उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, multiplied with this exponential term and integrate, you will get your answer from t to s। अब मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि t का कंसेप्ट डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने का, सो वी कन्वर्ट इट इनटू s, बट ये कन्वर्जन का प्रोसेस ही काफी डिफिकल्ट लग रहा है। अब ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो बार-बार हम लोग ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। According to our syllabus, we are going to use standard formulae और इसकी कुछ properties भी है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे when our math starts। So वो standard formulae से डायरेक्ट आपको t से s का आंसर पता रहेगा। हम एक डिराइव करके भी देखेंगे। So the first formula is obviously easy, Laplace of 1। So अगर आपको एक नंबर का लाप्लास लेना है, 1 का लाप्लास लेना है, तो उसका आंसर होता है 1 by s। What if somebody says Laplace of 2? It's going to be 2 by s. Laplace of 3, 3 by s. Means in general, Laplace of any constant k is going to be k by s. Make some space for the formula. So Laplace of 1, 1 by s, 2, 2 by s, 3, 3 by s, k by s. Simple. What if you get an exponential term? So Laplace of e raised to at. E raised to at का Laplace होगा 1 upon s minus a. Exponential term, और ध्यान से देखो ये s का टर्म क्या है? This is simple algebraic, divide वाला टर्म है, algebraic, numerator denominator। ये exponential नहीं है, algebraic है। That's why it becomes, that's why I said कि ये algebraic में convert करता है and hence it becomes easy to handle। What if you get e raised to minus 80? Now see, this is also an exponential term. What's the difference? So a small difference in this plus, it's minus over here. So there's going to be a small difference in our RHS as well। e raised to 80 का लाप्लास 1 upon s minus a, अगर ये माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस। सिंपल याद रखो, उल्टा काम करना है। पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। Similarly, in fact next formula पे जाने से पहले let's see ये definition से formula सच में आ रहा है या ऐसे ही, अभी एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। चलो देख लेते हैं। Laplace of 1 ही चलो हम डिस्कस कर रहे हैं। Laplace किसका लेना है? 1 का। Definition क्या बोलता है? If you want to take Laplace of any function, what you have to do? You have to substitute that function over here। फॉर्मूला पूरा वही है, बस ये फंक्शन जो रहेगा वो चेंज होने वाला है। सो लेट मी राइट दैट फॉर्मूला 0 to infinity e raised to minus st into f of t, मतलब यहाँ पर क्या है 1 into anything is that itself, मतलब यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, so e raised to minus st only। what is integration of exponential? e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x हमने पहले ही डिस्कस किया, आप जानते भी हैं। e raised to 2x आया तो e raised to 2x upon 2। So what we do is we divide by the coefficient। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन with respect to क्या है? With respect to t, मतलब t के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा। What is the coefficient of t? Minus s, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to minus st upon minus s with the limit 0 to infinity। Let me substitute the limit now। Upper limit minus lower limit। So upper limit infinity अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो infinity into anything infinity, I'll get e raised to minus infinity। What is e raised to minus infinity? It's 0। So ये अगर मैं यहाँ substitute करता हूँ, ये हो गया 0 minus, let's substitute lower limit now। What is lower limit? 0। In case of t, if I substitute, it's going to be e raised to 0। e raised to 0 is 1, so that's 1 upon minus s। 0 is obviously nothing, minus minus plus, ये हो जाएगा 1 upon s। क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे? सो लाप्लास ऑफ 1 कैसे आया? 1 by s हमने देख लिया। ये आपको प्रोसेस एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस दे आस्क यू टू प्रूव दिस, तो ये दिखाने की जरूरत होगी। अदरवाइज लाप्लास ऑफ 1 आया, डायरेक्ट लिखना है 1 by s। सपोज लाप्लास ऑफ k
यहाँ पे मुझे करना होता k, this would have been k. What is k constant? K outside, k बाहर रहता, k बाहर रहता, that be k minus. Simple. Similarly, exponential term भी वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, कि बेस सेम है. So प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अगला फॉर्मूला और अब आएगा लाप्लास में थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट. sin 80. So Laplace of a trigonometric term sin 80 is nothing but a divided by s square plus a square. What about Laplace of cos 80? It's s upon s square plus a square. So sin का अगर Laplace लेना है a upon c, a is the coefficient of t. Cos का Laplace s. याद रखना cos ends with s, s over here. sin में ऐसा कुछ नहीं है, so a upon. अब अगर ये डिराइव आपको करना पड़ता है, करना है नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, अगर डिराइव करना होता है तो देखो आपको थोड़ा सा कनेक्शन दिखाई देगा जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था. sin 80 का लाप्लास लेना, यहाँ पे sin 80, लाप्लास ऑफ sin 80 सब्स्टिट्यूट टू ओवर हियर. ये टर्म कैसा दिखाई देगा? 0 to infinity e raised to minus st sin 80. I hope you remember अभी हमने इंटीग्रेशन में जो डिस्कशन किया था, this was the term, this was the integration e raised to ax sin bx. उसका मैंने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है. So it's very very interesting. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप काफी कुछ डिराइव कर सकते हैं. ऑलराइट, और क्या फॉर्मूला है लाप्लास में? लाप्लास में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है थोड़ा सा हाइपरबोलिक से कनेक्टेड. So Laplace of sin hyperbolic 80. Now hyperbolic function आपने M1 में पढ़ा था. Those who are from diploma to degree background, आपने ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते टाइम आपने एक बार आप सेमेस्टर 1 में देखा होगा, सेमेस्टर 2 में, बट इन डेप्थ आपको शायद ये याद नहीं होगा. तो जो भी डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारे बेसिक्स कवर किए जाएंगे एक सेपरेट सेशन में, जिसमें सारे बेसिक फॉर्मूले डिस्कस होंगे. साइन हाइपरबोलिक 80 अगर आता है तो इसका लाप्लास क्या होगा? इसका लाप्लास होगा a divided by x square minus a square. What about Laplace of cos hyperbolic 80? It's going to be s upon square minus a square. ये दोनों आप ध्यान से देखो, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है. sin 80 का लाप्लास और sin हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास, यहाँ पे नीचे प्लस, यहाँ माइनस. सो ट्रिग्नोमेट्री टू हाइपरबोलिक में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ये याद रखना. सिमिलरली cos के केस में भी आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला लाप्लास ऑफ t raised to n. t raised to n का लाप्लास होगा n फैक्टोरियल upon x raised to n plus 1. Now t raised to n is again some algebraic function only. ये n पे डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूले से अपने को आंसर आएगा कि नहीं. See, factorial is there. So अगर t raised to 4 है, it will be 4 factorial. We can obviously evaluate 4 factorial. But what if it is t raised to 5 by 2, a fraction? So 5 by 2 factorial, I don't think it is possible. So for that we'll see another formula. This formula is applicable only if n belongs to integer, and if it doesn't belong to an integer, it is a fraction, then we'll apply this formula. It's gamma n plus 1. ये m2 का गामा है, और गामा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफी इजी कंसेप्ट है. लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कंफ्यूज मत होना आप. दिस इज नॉट स्क्वायर रूट, दिस इज गामा. गामा n plus 1 upon s raised to n plus 1. अगर फ्रैक्शन आता है तो that means when n doesn't belong to integer. डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन आपने कभी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी. अगेन एज आई सेड, ये एक सेपरेट सेशन में कवर होगा, आप टेंशन मत लीजिए. लेट मी जस्ट डोंट वरी.
So अगर गामा फंक्शन के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन करना हो तो देखो देख लेते हैं, अभी सेमेस्टर 2 में ही कवर हुआ था तो आपको याद भी होगा, इन डिटेल हमें जाना भी नहीं है, बस छोटा सा ट्रिक है वो याद रख लेते हैं. सपोज यू वांट Laplace of t raised to 5/2. So obviously क्या है यहाँ पे पावर फ्रैक्शन है. I'll be using this formula. So it will be gamma 5/2 plus 1 is going to be 7/2 upon s raised to 7/2. अब गामा 7/2 कैसे सॉल्व होने वाला है? जो F2 के बैचेस में थे आपको याद भी होगा, ये 7 ऑड नंबर है, इससे छोटा वाला ऑड नंबर क्या होगा 5. कैसे सोचो 7 minus 2 will be 5. So लिखना 5/2 then 5 minus 2 3/2 3 minus 2 1/2 1 minus 2 is going to be what? Negative. नेगेटिव लिख के कोई मतलब नहीं है, लिखना नहीं चाहिए. लास्ट में आता है यहाँ पे आई होप ये आपको याद आ गया होगा. ये रूट पाई क्यों आता है? बिकॉज इट इज एक्चुअली गामा हाफ. ओके, डिवाइडेड बाय s raised to 7/2. Now it's simple multiplication. 5 3s are 15, 2 2s are 4 2s are 8. आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं. ये 8 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट एक और फॉर्मूला है बट उसे एज ऑफ नाउ हम सस्पेंस रख रहे हैं क्योंकि वो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो आप ये भी डिफिकल्ट लगने लगेगा. सो वो वैसे भी आने वाला आगे के पार्ट में आने वाला है. सो विल डिस्कस एज इन व्हेन इट कम्स. These 8 formulae whenever required you have to use it. जो भी क्वेश्चन आए आपको यही उठाकर यूज करना है. ये स्टैंडर्ड फार्मूला डेफिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. Now in Laplace transform when a batch starts आपके पास क्वेश्चन का एक लिस्ट होगा. आपको पता चलेगा जैसे अप्रोक्सीमेटली हम 150 200 क्वेश्चंस होंगे. जो पहला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. इनफैक्ट हम लोग उसे सॉल्व करते हैं. You have to find Laplace transform of suppose I ask you to find Laplace transform of cos square 2t. इनफैक्ट ये हमारा पहला क्वेश्चन ही होने वाला है. तो cos square 2t का लाप्लास लेना है. जैसा कि मैंने पहले बोला था लाप्लास में करना क्या है, t से s में जाना है. So whenever I give you something in t, क्या नाम सोचा था हमने उसको? f of t. So पहले तो f of t बोलेंगे and then उसे s में कन्वर्ट करेंगे. So my answer will be phi of s. Now if it is a function of t and we have to take Laplace, we must apply either of these standard formulae only. ये जो 8 फॉर्मूले आपके सामने रखे थे यूज यही करना है. डेफिनेशंस अगर करने जाएंगे तो इसको अगर इंटीग्रेट करने गए तो हालत ही खराब. सो अगर फॉर्मूला देखिए तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल है. यहाँ भी मैंने लिखा था कुछ देर पहले. एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जिसमें cos स्क्वायर का लाप्लास होता हो. cos का लाप्लास होता है, sin का होता है, cos स्क्वायर का नहीं. यही मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ. इसका अगर लाप्लास लेना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए. और वो वही फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताते टाइम मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल एंगल फार्मूला. क्या था वो फार्मूला? इफ इट इज cos स्क्वायर थीटा इट्स गोइंग टू बी 1 प्लस cos 2 थीटा मींस एंगल का डबल. सो 2t का डबल क्या होगा? 4t डिवाइडेड बाय. अब आप सोच रहे हो कि इसका लाप्लास कैसे लेंगे? बिल्कुल ले सकते हैं. ये सारे टर्म्स के लाप्लास अपने फार्मूला लिस्ट में अवेलेबल है. प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है 2. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. 2 क्या है? कांस्टेंट. अल्टीमेटली व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म? डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो डेफिनेशन क्या था? इट वाज सिंपल इंटीग्रेशन ओनली. सो अगर एक इंटीग्रेशन है आपके सामने और उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो आप क्या करते हो? सिंपली टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड. सिमिलरली जब मैं इसका लाप्लास लूंगा तो ये 2 क्या है? कांस्टेंट. आई टेक इट outside. So taking Laplace of f of t is Laplace of 1 plus cos 4t divided by 2. What is this 2? Constant. Will be kept outside. So 2 बाहर गया. अब चलो Laplace लेते हैं. Laplace of 1 then Laplace of cos. 1 का Laplace 1 by s. Cos s upon, if you remember that formula, s upon s square plus a square it was. देखो इनफैक्ट cos का यहाँ पे है. cos हाइपरबोलिक इज दिस. cos अगर यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो सिंपली प्लस हो जाएगा. तो a का स्क्वायर करना है. व्हाट इज a हो या
दैट इज कोएफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16। सिंपल, ये आ गया मेरा आंसर s के टर्म्स में। सी दिस इज प्योरली एल्जेब्रिक टर्म, ये कैसा था, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो वही हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, लाप्लास का काम क्या है, टू मेक things easy, to convert everything into algebraic। वही यहाँ पर करके दिखाया मैंने आपको। एनीवेज, अब यहाँ पे आंसर आने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ना है या सिंप्लीफाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बट सपोज अगर यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर में क्या डिफरेंस आएगा, ये प्लस की जगह माइनस, माइनस, बाकी सब सेम है, माइनस। In that case, I would love to simplify. Why? मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए, s square plus 16 will come over here, s into s is going to be s square. फिलहाल in this case plus है, so those two terms are going to get added. So s square plus s square will give you 2s square. But अगर ये sin का टर्म रहता है, यहाँ बीच में माइनस आएगा, then obviously that term will get cancelled. So simplify भी कब करना है वो डिपेंड करेगा situation to situation. Obviously, when we'll be solving problems, we'll discuss those things. So I hope you have understood what M3 is all about. अगर मैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बता दूं तो ब्रांच वाइज के बारे में तो we should not discuss as of now because सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो अब हर एक ब्रांच का हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं उसमें फूरियर सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और फूरियर सीरीज का भी अगर वेटेज हम लोग देखें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली दोनों मिला के 30% या 40% के आसपास आपका सिलेबस कवर करेगा। फूरियर सीरीज वही है जिसको मैंने इंटीग्रेशन करते टाइम बोला था कि यूवी रूल भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को, इसमें एक ही काम करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। सो ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो, बट ऑब्वियसली हम अपने बैच में वो चीज को पहले ही कवर कर लेंगे और बाय कवरिंग दिस टॉपिक एज वेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी विल अगेन कवर इट अप, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए जो FE to SE स्टूडेंट्स हैं, M1 में आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा बहुत I can say like 5-10% आपको यूज आएगा। सो एक बार अगर आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो इसमें थोड़ा हेल्प होने वाला है। सो these two topics we will start once we are done with Laplace transform, और Laplace के अंदर itself दो चैप्टर है, एक Laplace transform, एक इनवर्स Laplace transform। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और एक बोला साइन स्क्वायर। अब और इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आप इनफैक्ट खुद क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इन आस्क यू टू फाइंड Laplace transform of sin cube t। You remember ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला आया था, sin क्यूब को थीटा का फार्मूला बनाया था हमने। I hope this must be clear to you कि ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन अगर आपको ये आता है कब कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, then it is going to be easy। अब अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ये इनफैक्ट 4-5 टाइम्स रिपीट हो चुका है पेपर में। फाइंड Laplace transform of cos t, cos 2t, cos 3t। These three terms are multiplied। अब अगर मुझे लाप्लास लेना है तो मैं cos का ले सकता हूँ, लाप्लास sin का ले सकता हूँ, बट these terms are multiplied, तो लाप्लास कैसे लूं? प्रॉब्लम आ गया। इसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा? ट्रिग्नोमेट्री। cos a, cos b। Suppose I consider these two together, उसको साइड में रखते हैं, तो cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा। I hope you remember d factorization फॉर्मूले को, फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करोगे आप इसका लाप्लास निकाल सकते हो। सो यही है एंट्री में अपने को जो करना है। ये तो सिर्फ लाप्लास का पहला पार्ट हुआ। इनवर्स लाप्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, कन्वोल्यूशन थ्योरम और वो सब भी कंसेप्ट यूज होंगे। उसमें यूवी रूल भी आएगा, इंटीग्रेशन का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है, डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट है। वो सब चीज ऑब्वियसली हम लोग करेंगे जब हमारा बैच स्टार्ट होगा। एज ऑफ नाउ आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। आई होप आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक समझ में आया होगा। आगे के सेशंस में हम लोग इसमें और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।